Okay, so we'll start with application of Gauss law. हमने कल ऑलरेडी गॉस लॉ का एक एप्लीकेशन देखा था एंड दैट वाज हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल कंडक्टर outside the conductor, on the surface of conductor and inside conductor. That's um, we already saw in the last session. हमने कल last session में देखा था वो. अब हमको देखना है what is electric field intensity due to an infinitely long straight wire. So what we want to say is electric field intensity, मतलब ये गॉस लॉ का सेकेंड एप्लीकेशन है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लॉन्ग straight charged wire, long straight charged wire. Right, तो basically what we have is हमारे पास एक long straight charged wire है और आपको पता होना चाहिए कि मैंने हमेशा आपको बोला है that you always have to take the radius of the conductor as capital R. तो जिसके ऊपर चार्ज है उसका रेडियस में कैपिटल आर ही लूंगा, राइट. और ये लॉन्ग स्ट्रेट इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर है. द टास्क वाज हम लोगों को यहाँ पे पी पॉइंट पे, और ये पी पॉइंट जो है इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ वायर और फ्रॉम द एक्सिस ऑफ वायर यू कैन से. तो मैं वायर का एक्सिस ही ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे. ओके, तो we are supposed to find out what is the electric field at point P at a distance R. P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है हमको. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं. जैसे अगर स्पेरिकल कंडक्टर है तो गॉसियन सरफेस भी स्फीयर के फॉर्म में होगा. यहाँ पे सिलेंड्रिकल वायर है तो गॉसियन सरफेस भी सिलेंडर के शेप में होगा. तो वी ड्रॉ अ गॉसियन सिलेंडर फर्स्ट ऑफ ऑल बाय कीपिंग आर एज रेडियस. तो मैंने यहाँ पे ये गॉसियन सिलेंडर ड्रॉ कर दिया मोर और लेस. तो वी हैव दिस गॉसियन सिलेंडर. ओके, तो ये गॉसियन सिलेंडर हमने ड्रॉ कर दिया गॉसियन सरफेस, क्योंकि हमको हमेशा क्या करना होता है, चार्ज को एनक्लोज करना होता है. जहां भी गॉस लॉ अप्लाई करोगे मतलब यू हैव टू एनक्लोज चार्ज एनक्लोज करना मतलब यू हैव टू क्लोज इट फ्रॉम ऑल साइड. नाउ द थिंग इज, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि वायर इन्फिनिटली लॉन्ग है तो वी कैन नॉट टॉक अबाउट टोटल चार्ज हियर. तो हम बात करते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्बडा की. सो लैम्बडा डिनोट्स व्हाट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ. एक मीटर में कितना चार्ज. सिंपल. क्यों? क्योंकि हमको हमेशा चार्ज एनक्लोज देखना होता है. तो मैं अगर इस गॉसियन सिलेंडर का लेंथ में एल मान लेता हूं तो आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग इस एल लेंथ के अंदर, मतलब सिलेंडर का जो लेंथ एल है इसके अंदर कितना चार्ज है, राइट. राइट, देन what we do is we apply Gauss law. So according to Gauss law, integration over closed surface E bar dot dl bar ds bar is equal to charge enclosed upon epsilon 0. तो हम लोग पहले देख लेंगे what is E bar dot dl bar over this surface. तो E bar dot ds bar इसको मैं लिख सकता हूं E ds cos थीटा, और ds मतलब मैं एक स्मॉल सरफेस एलिमेंट ड्रॉ करूंगा यहाँ पे. और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और ds का डायरेक्शन सेम ही आता है यहाँ पे, क्योंकि ds मतलब उस एरिया को परपेंडिकुलर
और इलेक्ट्रिक फील्ड तो वैसे भी, क्योंकि चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज है इस वायर के ऊपर, तो अगर वायर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज अवे, तो ई बार और डी एस बार का डायरेक्शन है सेम। इसका मतलब एंगल है जीरो, इसका मतलब आई कैन जस्ट राइट cos जीरो एज 1। और इस पूरे गॉसियन सिलेंडर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है चार्ज और डिस्टेंस पे, और पूरे सिलेंडर पे डिस्टेंस तो सेम ही होगा। आई कैन टेक एनी पॉइंट, लेट अस से हियर क्यू पॉइंट, उस पे उसका भी तो डिस्टेंस सेम ही है एक्सिस से, तो इसलिए कांस्टेंट कैन बी टेकन आउट, इंटीग्रेशन ds दिस इज इक्वल टू, और ds मतलब अभी मैंने पूरे सिलेंडर को, जैसे पूरे स्पीयर को स्मॉल 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 एरिया ds में मैंने डिवाइड करके रखा था, फिर सारे ds को मैंने ऐड कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, तो मुझे मिला सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं पूरे सिलेंडर को ऐड करता हूँ, मतलब स्मॉल स्मॉल सरफेस एलिमेंट्स ऑफ सिलेंडर में ऐड करता हूँ ds प्लस ds प्लस ds, तो मुझे मिलेगा एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो मुझे मिलेगा E, एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होता है 2 पाई r इंटू एल। स्मॉल आर लेना, बार बार मैं बोलता हूँ स्मॉल आर लेना, स्मॉल आर लेना, स्मॉल आर लेना, क्योंकि यहाँ पे जब आप इंटीग्रेट कर रहे हो ओवर द सरफेस, ये गॉसियन सरफेस की बात चल रही है, तो यू हैव टू बी केयरफुल। अभी चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन जीरो, अभी जो सिलेंडर है इसमें कितना चार्ज एनक्लोज है, बहुत सिंपल है, चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ। अगर मेरे पास 1 मीटर में 2 कूलम चार्ज है, तो 10 मीटर में कितना 20 कूलम, 20 मीटर में कितना 40 कूलम, तो आप पर मीटर में कितना चार्ज है अगर उसको लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल चार्ज मिलेगा, राइट, सिंपल सी चीज। सो सब्स्टिट्यूटिंग 2 and 3 इन इक्वेशन नंबर 1, तो आपको मिलेगा E into 2 pi r l is equal to lambda l by epsilon 0, कैंसल कैंसल, मतलब आपको मिलेगा E is equal to 1 by 2 pi epsilon 0 lambda by r, मतलब आपको मिलेगा E is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 2 lambda by r. This is electric field at a point outside. अब हम स्पेशल केसेस देखेंगे, आउटसाइड कितना, इनसाइड कितना, ऑन द सरफेस ऑफ वायर कितना, बहुत सिंपल है ये भी, extremely simple case. So we can talk in terms of cases. Case 1, outside मतलब small r is greater than r, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड हमने ऑलरेडी लिखा है 1 by 4 pi epsilon 0 2 lambda by small r. Case 2, on the surface small r equal to capital R, electric field on the surface of wire is 1 by 4 pi epsilon 0 2 lambda by capital R. Case 3, small r is less than capital R inside, मतलब, और inside a conductor electric field is always 0, because we do it under the assumption that पूरा का पूरा चार्ज जो है सरफेस पे है, अंदर कुछ नहीं है। नेक्स्ट केस, अभी हमारा स्पीयर का केस हो गया, एक वायर का केस हो गया, स्ट्रेट वायर का केस हो गया, अब क्या बचा फिर, व्हाट इज लेफ्ट? What is left is electric field due to a charge infinite plane sheet. So electric field due to a charged infinite plane sheet. तो what we have is, हमारे पास एक इन्फिनाइट शीट है, मैं उसका एक छोटा सा पार्ट दिखा रहा हूं, बट दिस इज इन्फिनाइट शीट।
इन्फिनाइट शीट है ये, इस पे चार्जेस है, पॉजिटिव चार्ज है, और जैसे ही मैंने पॉजिटिव लिखा मतलब आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों साइड में इज अवे फ्रॉम द शीट क्योंकि इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आवर टास्क वाज टू फाइंड आउट, हमें ये देखना है कि देयर इज अ पॉइंट P which is at a distance of r, let us say, इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, राइट right? तो सबसे पहला काम आप क्या करते हो, दैट यू एनक्लोज द चार्ज। एनक्लोज चार्ज मतलब मैंने यहाँ पे एक सरफेस एलिमेंट लिया, इसको A बोलो, इसको DS बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इसको क्लोज करना है। इसको क्लोज करने के लिए मैंने एक इमेजिनरी, थोड़ा P पॉइंट शिफ्ट कर देता हूं मैं, मैंने एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर, राइट। लेकिन बात यह है कि सिर्फ एक साइड से क्लोज करना इट्स नॉट सफिशिएंट, क्योंकि मैंने सिर्फ राइट हैंड साइड पे उसको क्लोज कर दिया, सफिशिएंट नहीं है, तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे भी क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज कंप्लीटली इनक्लोज होना चाहिए। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। हम जब गॉस लॉ यूज करते हैं तो चार्ज कंप्लीटली एनक्लोज्ड होना चाहिए गॉसियन सरफेस के अंदर। मैंने अगर सिर्फ एक साइड से ही उसको क्लोज किया है तो नहीं चलेगा। इसका मतलब ये है कि फ्लक्स अभी यहां से भी बाहर जाएगा और फ्लक्स अभी यहां से भी बाहर जाएगा। ओके, तो डी, ये एरिया ए अगर है, ये एरिया ए का डायरेक्शन है और यही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का भी है। दिस इज ऑल्सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया, राइट, करेक्ट। तो सिंपल है ये, तो आई विल से डी एस बार बेसिकली, जस्ट टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन, दिस इज डी एस बार, राइट। सिमिलरली ऑन द अदर साइड ऑल्सो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज गो अवे फ्रॉम द शीट, तो डी एस बार और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वापस से सेम हो गया, करेक्ट। अब टोटल फ्लक्स, मैं ऐसा करता हूं, मैं इस पॉइंट को P डैश बोल देता हूं, इस पॉइंट को मैं P बोला है तो टोटल फ्लक्स फाई टोटल, क्योंकि अब फ्लक्स जो है वो दोनों साइड से बाहर जा रहा है, यहां से भी जा रहा है, यहां से भी जा रहा है। नॉर्मली मतलब यहां से ऐसा पास होगा ना, इलेक्ट्रिक लाइंस कैसे पास होंगे, नॉर्मल टू दिस ds, ऐसे बाहर निकलेंगे, दोनों साइड से बाहर निकलेंगे। तो फ्लक्स थ्रू P एंड फ्लक्स थ्रू P डैश, ओके। और फ्लक्स थ्रू P विल बी इंटीग्रेशन over closed surface E bar dot ds bar plus through P dash will be also integration E bar dot ds bar। मतलब ये आएगा आपका इंटीग्रेशन E ds cos थीटा प्लस ये भी आएगा आपका E ds cos थीटा। ओके, सो यू विल हैव E ds cos theta on both sides, and as I told you, जैसे मैंने आपको बताया that angle is 0, so cos 0 is 0, so you get 2 times of इंटीग्रेशन ई डी एस, और क्योंकि ई डिस्टेंस पे डिपेंड करता है और डिस्टेंस दोनों साइड पे सेम ही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, तो 2e इंटीग्रेशन डी एस मतलब 2e इंटू एरिया, सिंपल। तो फ्लक्स कितना आ गया आपका, टोटल फ्लक्स टोटल कितना आ गया 2e a, मतलब टोटल e बार डॉट डी एस बार, आपको टोटल e बार डॉट डी एस बार मिल गया, दैट इज 2e a, सिंपल। देन चार्ज एनक्लोज कितना है तो देख लेते हैं। अब मान लो ये जो हमारे पास शीट है, इन्फिनाइट शीट जो है, इसका जो डेंसिटी है वो सिग्मा है, मतलब यूनिट एरिया में कितना चार्ज, मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो चार्ज पर यूनिट एरिया कितना है, सिग्मा है। तो चार्ज कितना होगा,
चार्ज होगा A इंटू सिग्मा, राइट। तो ये पता होना चाहिए। सो charge enclosed by epsilon 0 is sigma into area upon epsilon 0. Therefore, using Gauss law क्या बताता है हमको? इंटीग्रेशन E बार डॉट ds बार इक्वल टू चार्ज enclosed by epsilon 0 E बार डॉट ds बार अभी हमने देखा 2EA और चार्ज एंक्लोज अभी लिखा है ऊपर ही सिग्मा एप्सिलॉन, दिस कैंसल एंड कैंसल, therefore E is equal to sigma by 2 epsilon 0. This is electric field intensity at a point P at a distance r on the one side. दूसरी साइड पे भी इतना है, तो थिन प्लेन शीट के एक साइड पे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0, दूसरी साइड पे भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0, राइट, गुड। तो ये आपको पता होना चाहिए था। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी हमने ऑलरेडी किया है, सिर्फ पोटेंशियल के एक दो फॉर्मूलाज हमारे रह गए, वी विल डू दैट टुडे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कौन सा फॉर्मूला हमने मेंशन नहीं किया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने मेंशन नहीं किया, सो वो अब मेंशन कर देंगे। मैं इसका डेरिवेशन नहीं लेने वाला हूं बिकॉज टू लेंदी, तो जहां जहां पे डेरिवेशन लेना पॉसिबल होता है जेडब्ल्यू नीट की क्लास में तो मैं ले लेता हूं, बट otherwise you have studied it in theory classes, so you don't need to do it. Electric potential due to an electric dipole. Okay, तो बेसिकली आइडिया ये है, यू ऑलरेडी नो व्हाट इज अ डाइपोल, यू नो हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब यू हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस टू L by 2L, right? So I will mark down the midpoint of this. So ये midpoint है, ये लेंथ L है, ये लेंथ L है। आपको पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज वन ऑफ द चार्जेस का मैग्नीट्यूड, मतलब Q into लेंथ डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, तो Q into 2L इज डाइपोल मोमेंट और इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये पता होना चाहिए। देन आई हैव सम पॉइंट C ओवर हियर जहां पे मुझे पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू डाइपोल। देखो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज निकाला है, लेकिन ये डाइपोल है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का पोटेंशियल अगर हमको चाहिए उसका फॉर्मूला अलग बनेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला अलग होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल का फॉर्मूला अलग होता है। सो लेट्स से दिस एंगल ओवर हियर इज थीटा। So theta is the angle between the line joining the center of dipole to that point and the direction of electric dipole moment. तो dipole moment का डायरेक्शन क्या था? नेगेटिव टू पॉजिटिव उसमें, और line joining center of dipole to the point C, which where you have to find out electric dipole, the angle between them is theta. तो इसका फॉर्मूला स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट C turns out to be 1 by 4 pi epsilon 0 P cos theta upon r square, where P is electric dipole moment, that is Q into 2L. तो देखो बात ऐसी है कि जब आप सिंगल पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल की बात करते हो, मतलब मेरे पास Q चार्ज था, मुझे P पॉइंट पे R डिस्टेंस में पोटेंशियल निकालना है, फिर आप क्या बोलते हो? 1 by 4 pi epsilon 0 Q by R, है ना, Q by R। तो potential due to a single point charge is proportional to 1 by R, whereas potential due to a dipole is proportional to 1 by R square। ये बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है, ये याद रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज आई हैव सीन मास्टर्स के लेवल तक स्टूडेंट्स नहीं कर पाते। जहां मेरा मास्टर्स हुआ था, नथिंग डूइंग, सब गया दिमाग के बाहर से, बेसिक्स नहीं है 11-12 का, तो पता होना चाहिए। अब इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए एक बहुत सिंपल सा ट्रिक यूज करते हैं हम लोग।
मतलब पोटेंशियल वेक्टर नहीं होता है, हाँ, आई एम नॉट सेइंग पोटेंशियल इज अ वेक्टर, आई एम सेइंग द इक्वेशन राइट हैंड साइड कैन बी रिटन एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना। तो आई कैन डू व्हाट, मैं r को सिर्फ एडजस्ट कर दूंगा, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, फिर आई कैन राइट दिस एज 1 by 4 pi epsilon 0। आपको पता है पी आर cos थीटा इज p बार डॉट r बार, तो ये आ गया आपका वेक्टर फॉर्म, मतलब राइट हैंड साइड इज वेक्टर बेसिकली, राइट। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, हमको पता है r कैप इज r बार बाय r, पता है ये हमको, है ना। यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, तो r बार मुझे मिलेगा r r कैप, तो मैं ये r बार की जगह पे r r कैप डाल दूंगा, तो मुझे मिलेगा vc इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon 0 p बार डॉट r r कैप बाय r क्यूब, मतलब ये आ जाएगा आपका 1 by 4 pi epsilon 0 p बार डॉट r कैप अपॉन r स्क्वायर, मतलब इन शॉर्ट r कैप इज अ यूनिट वेक्टर, राइट। तो ये आपको मिल गया पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल एट अ पॉइंट। तो हम इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो व्हाट आई वांट यू टू नो इज दिस, ये याद होना चाहिए, या फिर इन शॉर्ट यू शुड नो दिस थिंग, राइट, गुड। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस हमारा रह गया था, कर लेंगे। हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेस है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट निकालना है। So we want to find out what is electric or electrostatic potential. Electrostatic potential due to a system of charges. Due to a system of charges. मतलब the thing is we have charge Q1 here, charge Q2, let's say charge Q3, let's say charge Q4, so on so forth. और हमारे पास एक पॉइंट है, let's say point P है, at a distance of r1 from first, r2 from second, r3 from third, r4 from fourth, so on so forth। हमको P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। तो हमको पता है पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू फर्स्ट चार्ज इज 1 by 4 pi epsilon 0 q1 by r1, सेकेंड चार्ज की वजह से 1 by 4 pi epsilon 0 q2 by r2, थर्ड की वजह से 1 by 4 pi epsilon 0 Q3 by R3 and so on so forth। तो टोटल पोटेंशियल आएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस जितने भी चार्ज होंगे उतना अपना करते जाएंगे हम लोग। तो ये आएगा सब में से 1 by 4 pi epsilon 0 आउटसाइड, तो Q1 by R1 प्लस Q2 by R2 प्लस Q3 by R3 and so on so forth। तो ultimately I can write it like total potential is 1 by 4 pi epsilon 0 summation over I runs from 1 to n qi by ri, जितने भी चार्जेस होंगे सब का पोटेंशियल देखना है और ऐड करते जाना है, राइट। देन नेक्स्ट थिंग दैट यू शुड नो इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, पर हम लोग वो इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल्स कवर कर लेंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब क्या होता है, we will be doing this in the form of a numerical, right। then पोटेंशियल एनर्जी हमने ऑलरेडी देख लिया, लेकिन हमने पोटेंशियल एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड नहीं देखा, तो वो देख लेते हैं हम लोग। पोटेंशियल एनर्जी of a single point charge, of a single charge in an electric field, in an external electric field,
तो देखो ऐसा है, इफ यू रिमेम्बर, मैंने लास्ट सेशन मतलब कल ही मैंने आपको बताया था दैट अगर मैं पहला चार्ज ला रहा हूं इंफिनिटी से ए पॉइंट पर रख रहा हूं, नो वर्क इज डन, नो वर्क डन मतलब नो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, राइट? बट दिस इज ट्रू, ये सही तो है, लेकिन कब? जब वहां पे कोई दूसरा चार्ज नहीं होगा या तो कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो मान लो कि यहाँ पे ऑलरेडी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो इस केस में वर्क डन मतलब विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट विल बी, आपको पता है वर्क डन मतलब जो चार्ज ला रहे हो उसको किससे मल्टीप्लाई करते हो? पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। मैं वापस समझा देता हूं, थोड़ा तरीका चेंज कर देते हैं। लेट्स अज्यूम हमारे पास ऑलरेडी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई जेड, हमारे पास एक पॉइंट ए है फील्ड में जिसका पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन आर बार है। The position vector of that point A with respect to origin, let's say, is r bar है, all right, good। और इस A पॉइंट पे पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलरेडी V ऑफ r बार, मतलब पोटेंशियल ऑलरेडी है। अब आप एक चार्ज को, Q चार्ज को इंफिनिटी से लाके इस पॉइंट A पे रख रहे हो, तो यू आर ब्रिंगिंग फ्रॉम इंफिनिटी। इस केस में वर्क डन होगा और ये वर्क डन स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज करेगा। और आपको याद होगा कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल, किसका पोटेंशियल? जो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो एक्सटर्नल पोटेंशियल बोल सकते हो आप, बोल दो चलेगा। बेटर इज दैट यू मेंशन कि ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल है उस पॉइंट पे, multiplied by the charge that you're bringing in. This is the work done. So this is the potential energy stored in a single point charge. Normally single point charge में कभी भी एनर्जी स्टोर नहीं होता है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है, क्योंकि उस चार्ज को जब हम लाए थे तब वर्क डन करना ही नहीं पड़ा था, तो इसलिए नहीं होता है। ओके, तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दिस, पता होना चाहिए। ओके देन, अब ये तो हो गया सिंगल पॉइंट चार्ज का। अगर मेरे पास दो चार्जेस होते, है ना, मेरे पास दो चार्जेस होते, तो उस केस में इक्वेशंस कैसे मॉडिफाई होते हैं? लेट्स सी। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ a system of two charges, of a system of two charges in an external field, in an external field। तो ऐसा है कि हमारे पास, I'll just take that diagram from here। Just interested in this particular diagram। तो ऐसा है कि हम लोग एक चार्ज Q1 को लाए, उसको A पॉइंट पर रख दिया, दूसरा चार्ज Q2 होगा,
उसको बी पॉइंट पर रख दिया हम लोगों ने। लेट्स से वी आर कीपिंग इट एट बी पॉइंट, और जो पहला जो चार्ज है, जो पहला चार्ज जो है हमारे पास, उसका तो पोजीशन वेक्टर है, उसको मैं नाम दे दूंगा r1 बार, और जो दूसरा जो बी पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर को बोल दूंगा r2 बार, राइट। अब ऐसा है कि जब मैं पहला चार्ज ला रहा था, तो वर्क डन टू ब्रिंग फर्स्ट चार्ज इज एक्सटर्नल पोटेंशियल, मतलब जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसने अपोज किया, सो पोटेंशियल एट R1 इंटू Q1, क्योंकि पहला चार्ज लाया तो, है ना, एक्सटर्नल पोटेंशियल ने अपोज किया, करेक्ट। जब मैं दूसरा चार्ज ला रहा हूं तो अब दो चीजें अपोज कर रही है। कौन सी दो? एक तो एक्सटर्नल फील्ड का जो R2 पोजीशन पे पोटेंशियल होगा इनटू चार्ज 2, प्लस जो पहला चार्ज लाया था वो भी अपोज करेगा अब, तो प्लस पहले चार्ज का V1 एट पोजीशन ऑफ R2 इनटू Q2, तो टोटल वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दैट इज W1 प्लस W2। तो पहले चार्ज को लाने में सिर्फ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ने परेशान किया, दूसरे चार्ज को लाने में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ने भी और पहले चार्ज ने भी परेशान किया, अपोज किया, मतलब इन शॉर्ट, मतलब दिस इज हाउ आई रिमेम्बर, ओके, मतलब मुझे ऐसा याद रहता है तो मैं ऐसा ही याद कर लेता हूँ, राइट। सो दिस इज द energy stored in a system of two charges when kept in an external field. Now we are moving towards a new topic which is called as capacitors. Capacitors क्या होते हैं? They are very simple. It is a very simple device. So capacitor is nothing but a device which is used to store electrostatic energy. तो capacitors कुछ भी नहीं है, capacitors are just two plates, दो कंडक्टर है, हमने एक ही कंडक्टर को चार्ज दिया, ये इंपॉर्टेंट है, हमने सिर्फ एक प्लेट को चार्ज किया था पॉजिटिव से, प्लेट 1 को, इस पॉजिटिव ने अपने आप नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस करके लिए सेकेंड पे, द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इज t, राइट, गुड, ऑलराइट। So this is called as capacitor. Two conductors separated by a finite distance, okay, with some material inside or without anything. तो एयर होगा या डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा, देखेंगे। Capacity of a capacitor is its ability to store energy, so that is given by charge upon potential difference. तो दोनों प्लेट्स में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V है, राइट, करेक्ट। देन आई एम एक्सपेक्टिंग दैट आपको ऑलरेडी बेसिक्स पता है, तो अंडर दैट असम्पशन मैं ले रहा हूँ, और ये मैंने खुद ने पढ़ाया है तो मुझे पता है कि मैंने कवर किया है, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू वेरी डिटेल हाउ कैपेसिटर वर्क्स, हाउ कैपेसिटर इज फॉर्म्ड, ये सब मैं इतना डिटेल में नहीं जा सकता हूँ बिकॉज आई हैव टेकन दिस एंड आई नो, ओके। सो अब आप कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन देख सकते हो, आप कैपेसिटर्स को सीरीज में लगा सकते हो, आप पैरेलल में लगा सकते हो, तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, अगर मेरे पास n कैपेसिटर्स है और उनको मैं सीरीज में कनेक्ट कर रहा हूँ, सीरीज मतलब क्या होता है, दो कैपेसिटर्स का एक एंड कॉमन होता है, तो जैसे आप देखोगे ये A पॉइंट C1 C2 में कॉमन है, ये B पॉइंट C2 C3 में कॉमन है, C पॉइंट C3 C4 में कॉमन है, तो दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। इन दिस केस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, मतलब सारे के सारे कैपेसिटर का मिला के कैपेसिटेंस, दैट इज 1/C1 प्लस 1/C2
प्लस 1/C3 सो ऑन सो फोर्थ, जितने होंगे उतने, राइट, प्लस 1/Cn अगर n कैपेसिटर होंगे तो। अगर सारे के सारे कैपेसिटर्स का कैपेसिटी सेम है, मतलब C1 C2 C3 C4, ये सारे के सारे कैपेसिटी सेम है, तो आपको क्या मिलेगा, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C n टाइम्स। मतलब इन शॉर्ट आपको मिलेगा C इक्विवेलेंट इक्वल टू C/n। ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। फिर आते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड सच दैट दोनों एंड्स जो है वो कॉमन है। लाइक दिस, C1 C2 C3 एंड सो ऑन। इस केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटी जो होती है वो होती है C1 प्लस C2 प्लस C3 n टाइम्स, तो Cn तक। अगर C1 C2 C3 सब के सब सेम है तो आपको मिलेगा C इक्विवेलेंट इक्वल टू C प्लस C n टाइम्स, तो टोटल आ जाएगा n इंटू C। दिस इज इक्विवेलेंट capacitance in terms of for parallel combination. अब the only thing that is remaining capacitance का formula in terms of area of the plate, क्योंकि capacitance का जो ये plate है उसका area होगा A, distance D, तो it is given by A epsilon 0 by D, correct? Okay. अगर मैंने इसी के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दिया, मान लो मैं इसी के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर रहा हूं ऑफ थिकनेस T। मैं यहीं पे सब कर रहा हूं बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट लॉट ऑफ टाइम इन थियोरी। नेक्स्ट सेशन से हमको, नेक्स्ट लेक्चर से हमको न्यूमेरिकल स्टार्ट करने हैं। मान लो मैंने इस कैपेसिटर को एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T से इंसर्ट कर दिया, तो द कैपेसिटेंस विल बिकम, इजी फॉर्मूला है, I want you to know this formula, I want you to remember this formula. A epsilon 0 upon D minus T, where D is the distance between the two plates, minus T is the thickness of dielectric slab, plus T by K, plus T by K. Okay, final formula है ये, where K is dielectric constant of this material. इस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। मान लो अगर मैंने पूरी की पूरी स्पेस को अगर मैंने डाइलेक्ट्रिक मीडियम से इंसर्ट कर दिया होता, मान लो, तो उस केस में हमारे पास D इक्वल टू T होता है ना, मतलब फिर D माइनस D कैंसल और ये D, राइट, तो आपको मिल जाता फाइनल फॉर्मूला। इन दैट केस एज सिर्फ K से मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ K से मल्टीप्लाई होगा उस केस में, दैट्स इट, राइट। तो जब आप एक, ये है कैपेसिटेंस इन एयर, अगर आप एयर की जगह पे कुछ और रिप्लेस कर रहे हो तो टोटल कैपेसिटेंस इज जस्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटेंस इन एयर। ओके, राइट, तो दैट इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो मैंने ये फॉर्मूला सभी बताए हैं आपको, ये न्यूमेरिकल्स लेते वक्त मैं वापस कवर कर लूंगा बिकॉज ऑलरेडी वी हैव डन अ लॉट इन थियोरी, सो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो इस बहाने आप रिवाइज भी कर लोगे। So we are done with theoretical part of electrostatics and we are on time also. टाइम हो भी गया है हमारा।
So we will, in the next session, we'll start directly with numericals of electrostatics.